प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने हुमायूं की कुछ भूलों की चर्चा करी थी, जिसमें साम्राज्य के विभाजन, कालिंजर अभियान और गुजरात अभियान की भूलें प्रमुख थी। आज हम उसकी अन्य भूलों की चर्चा करेंगे। गुजरात अभियान के बाद जो भूल हुमायूं ने की वो थी अफ़गानों के संदर्भ में। जिस समय हुमायूं कालिंजर का घेरा डाले हुए था, उस समय महमूद लोदी के नेतृत्व में अफ़गान जौनपुर की ओर बढ़ रहे थे। इसीलिए हुमायूं को कालिंजर का घेरा उठाना पड़ा था। अफ़गान जौनपुर के मुग़ल गवर्नर जुनैद बरलास को पराजित कर नवाबगंज तक बढ़ गए। अगस्त 1532 ईस्वी में हुमायूं व महमूद लोदी के बीच हुए संघर्ष में अफ़गान पराजित होकर भाग गए। इस समय पंजाब में कामरान की गतिविधियों की सूचना मिलने के कारण हुमायूं अफ़गानों का पीछा न कर आगरा आ गया। कामरान को उसकी इच्छानुसार प्रदेश देकर वह पुनः अफ़गानों की ओर बढ़ा। गोमती नदी के तट पर दादरा नामक स्थान पर उसको अफ़गानों से संघर्ष करना पड़ा, जिसमें इब्राहिम और बायजीद पराजित होकर मारे गए। हुमायूं अफ़गानों को पराजित कर आगरा लौट आया और विलासिता में डूब गया। ये भी हुमायूं की भारी भूल थी। इसके बाद चुनार का घेरा। चुनार का दुर्ग अफ़गान नेता शेर खां के अधिकार में था। हुमायूं इस सुदृढ़ दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण अभियान पर उसने स्वयं न जाकर हिंदू बेग को भेजा। हिंदू बेग ने शेर खां से बात की, किंतु शेर खां ने दुर्ग समर्पित करने से इनकार कर दिया। अतः हुमायूं चुनार पहुंचकर सितंबर से दिसंबर 1532 ईस्वी तक दुर्ग का घेरा डाले पड़ा रहा। इसी समय सूचना मिली कि बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है और वह दिल्ली पर आक्रमण करने का इरादा रखता है। अतः हुमायूं ने शेर खां से संधि कर ली, जिसके अनुसार चुनार दुर्ग शेर खां के पास ही रहा। किंतु शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार करते हुए अपने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में 500 अफ़गान सैनिक हुमायूं की सेवा में भेज दिए। हुमायूं आगरा लौट आया और भोग विलास में लिप्त हो गया, लेकिन शेर खां मुग़लों की ओर से निश्चित होकर अपनी शक्ति और साधनों में वृद्धि करने लगा। जिस समय हुमायूं गुजरात अभियान में व्यस्त था, शेर खां ने दक्षिणी बिहार पर अधिकार कर 1534 ईस्वी और 1536 ईस्वी में बंगाल के शासक शाह महमूद को पराजित किया। महमूद भागकर गोड़ में जा छुपा। इस प्रकार शेर खां अपनी शक्ति व साधनों में वृद्धि कर रहा था, लेकिन हुमायूं अगस्त 1536 ईस्वी से जुलाई 1537 ईस्वी तक रंगरेलियां मनाता रहा। उसने अपनी आगे की रणनीति पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये उसकी भारी भूल थी। अगली उसकी भूल थी चुनार का दूसरे घेरे की, जो 1537 से 38 के बीच उसने डाला। जब हुमायूं को शेर खां के बंगाल अभियान की सूचना मिली, तब 27 जुलाई 1537 ईस्वी को वह हिंदाल के साथ शेर खां के विरुद्ध रवाना हुआ। हुमायूं के इस अभियान से चिंतित होकर शेर खां ने अपने पुत्र खवास खां को गोड़ के घेरे के लिए नियुक्त किया तथा दूसरे पुत्र कुतुब खां को चुनार दुर्ग की रक्षा का भार सौंपकर स्वयं मरकुंडा की ओर चला गया। इधर हुमायूं ने चुनार पहुंचकर दुर्ग को घेर लिया। इस समय शेर खां की सेना गोड़ को घेरे हुए थी, जहां बंगाल के शासक का राजकोष था।
हुमायूं को चुनार की बजाय गोड़ पर आक्रमण करना चाहिए था, लेकिन अपनी अदूरदर्शिता के कारण चुनार को जीतने में उसने 6 महीने व्यर्थ गवा दिए। इसी बीच शेर खां ने गोड़ पर अधिकार कर कोष सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। अफगानों के तीव्र प्रतिरोध के कारण 6 माह बाद जून 1538 ईस्वी में चुनार पर हुमायूं का अधिकार हो सका। हुमायूं ने रूमी खां को दुर्ग का गवर्नर बनाया, लेकिन मुगल सरदारों ने ईर्ष्या के कारण उसे जहर देकर मार डाला। इन 6 महीनों में शेर खां ने बंगाल में अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली। इसके बाद अगली भूल थी उसकी बंगाल पर आक्रमण की। चुनार पर अधिकार करने के बाद हुमायूं बंगाल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे मालूम हुआ कि शेर खां ने गोड़ पर अधिकार कर लिया है तथा गोड़ में प्राप्त राजकोष को रोहतास के दुर्ग में भेजना चाहता है। अतः हुमायूं ने चिंतित होकर बिना युद्ध किए शेर खां से संधि करने का विचार किया और हुसैन तुर्कमान को संधि की कुछ शर्तों के साथ शेर खां के पास भेजा, जिसके अनुसार शेर खां बंगाल के राज्य चिन्ह को समर्पित करे, बंगाल का राजकोष समर्पित करे और बंगाल व रोहतास से अपना अधिकार त्याग दे। इसके बदले में शेर खां को चुनार, जौनपुर या उसकी पसंद की जागीर दे दी जाएगी। शेर खां बड़ा कूटनीतिज्ञ था और चाहता था कि जब तक गोड़ से प्राप्त राजकोष रोहतास न पहुंच जाए, हुमायूं को रोके रखे। अतः शेर खां ने हुमायूं की शर्तों के प्रत्युत्तर में अपना नया प्रस्ताव भेजा, जिसमें शेर खां ने हुमायूं के प्रति वफादार रहने का वचन देते हुए हुमायूं को 10 लाख रुपया वार्षिक कर देने का वादा किया। हुमायूं ने शेर खां के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किंतु इसी समय बंगाल के पराजित शासक ने हुमायूं को शेर खां के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना भेजी। अतः हुमायूं ने शेर खां से हुए समझौते को भंग करते हुए बंगाल विजय करने का निर्णय किया। ये हुमायूं की अगली भूल थी। हुमायूं अपने सैन्य बल के साथ बंगाल अभियान के लिए रवाना हुआ। पटना पहुंचने पर उसे सूचना मिली कि शेर खां सईफ खां के परिवार को लेकर रोहतास चला गया है और मुगल सेना को रोकने का दायित्व सईफ खां पर छोड़ दिया है। हुमायूं ने आगे बढ़कर गुंगारधर नामक स्थान पर सईफ खां को पराजित किया। सईफ खां को घायल अवस्था में हुमायूं के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हुमायूं ने उसे क्षमा प्रदान कर छोड़ दिया और स्वयं कहलगांव पहुंचा। यहाँ उसे सूचना मिली कि अफगानों ने महमूद के दोनों पुत्रों को मार डाला है और पुत्र शोक में महमूद की भी मृत्यु हो गई है। तत्पश्चात हुमायूं तेलियागढ़ी पहुंचा, जहां शेर खां का पुत्र जलाल खां अपने 13,000 सैनिकों के साथ मुगल सेना को रोकने के लिए तैनात था। जलाल खां ने 1 महीने तक मुगलों को रोके रखा। इसी बीच शेर खां ने कोष रोहतास पहुंचा दिया। अतः जलाल खां तेलियागढ़ी को छोड़ शेर खां से जा मिला। हुमायूं बिना किसी प्रतिरोध के तेलियागढ़ी पर अधिकार कर 15 अगस्त 1538 ईस्वी को गोड़ पहुंच गया, लेकिन जलवायु पसंद आ जाने के कारण वह वहाँ 8 महीने राग रंग में डूबा रहा। इधर शेर खां ने हुमायूं की असावधानी का लाभ उठाकर राजधानी से हुमायूं का संबंध विच्छेद कर दिया और स्वयं ने आगे बढ़कर बनारस पर अधिकार कर लिया। अफगानों ने जनवरी 1539 ईस्वी तक कोसी और गंगा के बीच के संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया। हुमायूं का भाई अस्करी सम्राट बनने का स्वप्न देख रहा था तथा हिंदाल ने भी सम्राट की उपाधि धारण की। अतः हुमायूं पुनः राजधानी की ओर रवाना हुआ। आगे देखिए चौसा का युद्ध। हुमायूं ने लौटते समय अपनी सेना को 2 भागों में बांटा। एक का नेतृत्व अस्करी को सौंपा और दूसरे का नेतृत्व स्वयं ने ग्रहण किया।
मुंगेर में ये दोनों सेनाएं मिल गई। यहाँ यह तय किया गया कि राजधानी जाने हेतु कौन सा मार्ग पकड़ा जाए। हुमायूं ने अपने अधिकारियों की सलाह के विपरीत आगरा वाली ग्रांड ट्रंक रोड पकड़ ली। यह मार्ग दक्षिण बिहार से होकर निकलता था, जो शेर खां के अधिकार में था। जब हुमायूं कर्मनासा नदी से कुछ दूर चौसा पहुंचा, तब उसे मालूम हुआ कि शेर खां भी निकट आ पहुंचा है। इस समय अफगान सेना थकी हुई थी, लेकिन हुमायूं ने अपने अनुभवी सरदारों के परामर्श की अवहेलना करते हुए शेर खां पर आक्रमण नहीं किया। यदि इस समय अफगानों की थकी सेना पर हुमायूं आक्रमण कर देता तो निश्चित रूप से हुमायूं की जीत होती, लेकिन हुमायूं ने फिर से अपनी भूल को दोहराया और उसने अफगान सेना पर आक्रमण नहीं किया और दोनों सेनाएं 3 महीने तक आमने सामने पड़ी रही। इससे शेर खां और उसकी सेना को आराम करने का पर्याप्त समय मिल गया। शेर खां ने आगरे वाली सड़क की नाकेबंदी कर दी, अतः हुमायूं के समक्ष युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। लेकिन उसके बहुत से सैनिक बीमारी और शत्रु के भय से उसे छोड़कर चले गए थे। अतः हुमायूं ने शेर खां के पास संधि का प्रस्ताव भिजवाया। चतुर शेर खां हुमायूं की कमजोरी समझ गया। वह वर्षा होने तक इंतजार करना चाहता था, अतः उसने हुमायूं के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, जो उसका केवल दिखावा मात्र था। तो यहाँ यह निष्कर्ष निकलता है कि हुमायूं ने न केवल एक भूल की, अपितु वह भूल पे भूल करता ही चला गया और इन भूलों से वो अपना साम्राज्य गंवा बैठा। तो देखिए, शेर खां के बुलावे में हुमायूं आ गया। कुछ समय बाद वर्षा आरंभ हो गई। मुगल शिविर एक नीचे स्थान पर था, अतः वहाँ बाढ़ का पानी भर जाने से मुगल सेना का समस्त प्रबंध अस्त व्यस्त हो गया। 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां ने झारखंड के चेहरू सरदार पर आक्रमण करने के बहाने एक सेना खवास खां के नेतृत्व में रवाना कर दी। इस पर शेख खलील ने हुमायूं को सतर्क रहने की सलाह दी थी, किंतु हुमायूं ने इस सलाह की ओर भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ ये लगता है कि हुमायूं शायद गलती करने के लिए ही पैदा हुआ था। रात्रि के समय शेर खां भी मुगल सेना के दूसरी ओर से रवाना हुआ। तब खवास खां आकर उससे मिल गया। 26 जून 1539 ईस्वी को प्रातः होने से पूर्व शेर खां ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित कर बेखबर और सोती हुई मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। इस अचानक आक्रमण से मुगल सेना में भगदड़ मच गई। यद्यपि हुमायूं ने शांति स्थापना का प्रयास किया, लेकिन उसके अधिकांश सैनिक पहले ही भाग निकले। बड़ी मुश्किल से उसने 300 सैनिक इकट्ठे कर शेर खां का बड़ी बहादुरी से सामना किया, लेकिन कुछ स्वामी भक्त सेवकों ने हुमायूं के घोड़े की लगाम पकड़कर रण क्षेत्र से बाहर किया। गंगा नदी पार करने में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की मदद की। शेर खां ने हुमायूं का समस्त शिविर लूट लिया, लेकिन शिविर की लगभग 4000 स्त्रियों को सुरक्षित हुमायूं के पास भिजवा दिया। चौसा का युद्ध निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 8000 मुगल सैनिक, अमीर व शिविर की स्त्रियां मारी गई या डूबकर मर गई। इस विजय के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। गोड़ में तैनात मुगल फौजी दस्तों को नष्ट कर उस पर अधिकार कर लिया। शेर शाह के सैनिकों ने लखनऊ व कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शेर शाह एक विशाल भूभाग का स्वामी बन गया। अब शेर शाह हुमायूं से अंतिम युद्ध करने हेतु बंगाल से रवाना हुआ और ये अंतिम युद्ध था बेलग्राम का युद्ध। चौसा के युद्ध में पराजित होकर हुमायूं भाग कर आगरा आ गया और अपने भाइयों के खेमे में गया, जहाँ कामरान और हुमायूं ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखें भर आई। इस समय हिंदाल भी आ गया, जिसे हुमायूं ने क्षमा कर दिया।
इधर शेरशाह हुमायूं का पीछा करता हुआ फरवरी 1540 ईस्वी में कन्नौज आ पहुंचा। कामरान ने हुमायूं को कोई मदद नहीं दी, बल्कि बीमारी की दशा में भी लाहौर चला गया। जब हुमायूं को सूचना मिली कि शेर खां का पुत्र कुतुब खां चंदेरी की ओर बढ़ रहा है, तब उसने अस्करी व हिंदाल को उसके विरुद्ध भेजा, जिन्होंने कालपी नामक स्थान पर कुतुब खां को पराजित कर मार डाला। इस विजय से प्रोत्साहित होकर हुमायूं ने अप्रैल 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास अपनी सेना का मोर्चा खड़ा कर दिया। दूसरी ओर शेरशाह ने भी किलेबंदी कर ली। दोनों सेनाएं 1 महीने तक आमने सामने पड़ी रही। मुगलों के पड़ाव वाली भूमि नीचे थी, अतः शेरशाह पुनः वर्षा का इंतजार करने लगा। ये यहाँ पर हुमायूं की फिर भूल थी। उसे अगर जीतना था तो उसे तुरंत शेरशाह की सेना पर आक्रमण करना चाहिए था। जब वो चौसा के युद्ध में हार चुका था, जो परिस्थितियाँ उसके पास सेम थी कि वर्षा आ चुकी थी और उसका शिविर नीचे भूमि पर था, वैसी स्थिति उसकी बिलग्राम में होने वाली थी। तो वो चाहता तो तुरंत शेर खां की सेना पर आक्रमण कर सकता था, लेकिन उसने फिर से भूल की और वो अपना शिविर डाल के 1 महीने तक पड़ा रहा। मुगलों के पड़ाव वाली भूमि नीची थी, अतः शेरशाह पुनः वर्षा का इंतजार करने लगा। मई 1540 ईस्वी में वर्षा आरंभ हो गई और 15 मई 1540 ईस्वी को तो इतनी तेज वर्षा हुई कि मुगल शिविर पानी से भर गया। इसी समय अफगानों ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। अग्रणी अफगान दल ने मुगल सेना के दाहिने पार्श्व पर धावा बोला, अतः दाहिने पार्श्व के मुगल सैनिक मध्य भाग में घुस गए, जो हुमायूं के नेतृत्व में था। इनके आने से मध्य भाग में भगदड़ मच गई। इसी समय अफगान सेना ने घूमकर मुगलों को पीछे से घेर लिया। वर्षा के कारण मुगल शिविर में पानी भर गया और उनकी बड़ी बड़ी तोपें बेकार हो गई। अफगानों की भयंकर मारकाट से आतंकित हो मुगल सैनिक भागने लगे और अपने प्राणों की रक्षा हेतु नदी में कूद पड़े। इस प्रकार हजारों मुगल सैनिक डूबकर मर गए। हुमायूं किसी तरह बचकर नदी की तरफ आया और बड़ी कठिनाई से शमशुद्दीन गजनवी की सहायता से नदी पार कर अपने प्राण बचाए। बेलग्राम का युद्ध मध्ययुगीन इतिहास का परिवर्तन बिंदु है, क्योंकि इस युद्ध के बाद शासन सत्ता मुगलों के हाथ से निकलकर अफगानों के हाथ में आ गई। इस प्रकार इस युद्ध ने पानीपत की काली मां को धोकर उन्हें पुनः गौरव प्रदान किया। शेरशाह ने दिल्ली का तख्त प्राप्त कर ऐसी उच्च कोटि की शासन व्यवस्था स्थापित की, जो बाद में मुगलों के सुसंगठित शासन व्यवस्था की आधारशिला रखी। लेकिन इस युद्ध के बाद, बेलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं का क्या हुआ? बेलग्राम के युद्ध में पराजित होकर हुमायूं आगरा आया, लेकिन क्योंकि अफगानों का एक दल उसका पीछा कर रहा था, अतः उसे भागकर लाहौर आना पड़ा। यहाँ उसकी अपने भाइयों से मुलाकात हुई, लेकिन भाइयों ने उसे कोई मदद नहीं दी। इसी समय शेरशाह भी आ पहुँचा। हुमायूं ने शेरशाह के पास प्रस्ताव भेजा कि सरहिंद तक दोनों राज्यों की सीमाएं निश्चित कर दी जाएं, लेकिन शेरशाह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसी बीच कामरान शेरशाह से गुप्त साठगांठ करने लगा, इसीलिए हुमायूं भागकर कश्मीर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन कामरान ने कश्मीर का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, अतः हुमायूं को भागकर सिंध की ओर जाना पड़ा। सिंध में हुमायूं ने बक्कर के दुर्ग का घेरा डाला, जो काफ़ी समय तक चलता रहा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब हुमायूं सहवान की तरफ आया और हिंदाल के शिविर में ठहरा। इस शिविर में उसने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो को देखा और उससे निकाह किया। हिंदाल और स्वयं हमीदा बानो, जो उस समय केवल 14 वर्ष के थे, की इच्छा के विपरीत 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह हो गया। हुमायूं ने यहाँ कई दिन आनंद में बिताए। कुछ दिनों बाद उसने ठट्टा विजय करने का विचार किया।
किंतु सिंध के शासक शाह हुसैन ने यादगार मिर्जा को अपनी ओर मिला लिया। अतः हुमायूं ने मारवाड़ के शासक मालदेव के यहाँ जाने का विचार किया। कहा जाता है कि मालदेव ने हुमायूं के पत्र भेजकर शेरशाह के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया था। अतः हुमायूं मारवाड़ की ओर गया, लेकिन इसी समय शेरशाह के दूत ने मालदेव को कहा कि वह हुमायूं को बंदी बनाकर शेरशाह के सुपुर्द कर दे। इधर हुमायूं के दूत ने जब शेरशाह के दूत को देखा तो उसे किसी षड्यंत्र का आभास हुआ। अतः हुमायूं पुनः सिंध की ओर लौट गया तथा सोडा राजपूतों के एक छोटे से राज्य अमरकोट में ठहरा। 15 अक्टूबर 1542 को यहीं पर हमीदा बानो के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। अब हुमायूं कंधार की ओर रवाना हुआ, लेकिन कामरान ने उसका रास्ता रोक लिया और हुमायूं को बंदी बनाना चाहा। यहाँ से स्वयं हुमायूं तो भागने में सफल हो गया, लेकिन उसे अपने 1 वर्षीय पुत्र अकबर को वहीं छोड़ना पड़ा। हुमायूं यहाँ से भागकर फारस गया, जहाँ शाह तहमास्प ने उसका स्वागत किया। 1544 ईस्वी तक वह फारस में ही रहा। तो ये थी हुमायूं की भूलें, जिसकी वजह से उसने बाबर द्वारा प्राप्त साम्राज्य को खो दिया। अब ये तो हुमायूं की भूलें थी। इसके अलावा हुमायूं की असफलता के क्या कारण थे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।